हेलो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एंजियोग्राफी के बारे में बिल्कुल डिटेल में। ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, एंजियोग्राफी कितना सेफ़ है, ये सब कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें हम जानेंगे एंजियोग्राफी का पूरा सच। हेलो। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानकर कि ये जो शब्द हैं एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, इसका क्या मतलब है। तो एंजियोग्राफी ये शब्द बना है दो शब्दों को मिलाकर। पहला एंजियो, जिसका कि मतलब है ब्लड वेसल्स या हमारे शरीर की खून की नसें, और दूसरा ग्राफी, जिसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें हमारे शरीर की नसों का अध्ययन या स्टडी किया जाता है, इसे एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी ऐसे कहते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो शरीर की किसी भी नस के अध्ययन को हम एंजियोग्राफी कहेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो भी मैं बात करूंगा वो हमारे हार्ट के नसों के टेस्ट के बारे में ही मैं बात करूंगा। इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में करोनरी एंजियोग्राफी भी कहते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करोनरी एंजियोग्राफी के विषय में। अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के प्रकार। तो एंजियोग्राफी बेसिकली दो तरह की होती है। पहला, जिसे कि हम कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा जिसे कि हम सीटी करोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी को ही कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, जो कि एंजियोग्राफी में गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें एक कैथेटर या बहुत ही पतली नली के माध्यम से हार्ट की नसों में कॉन्ट्रास्ट का जो दवा है वो पहुंचाया जाता है, जिससे कि हार्ट की नसों को देखा जा सके। जबकि सीटी एंजियोग्राफी में ऐसे किसी भी कैथेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हाथ की नस में उस कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा का इंजेक्शन दे दिया जाता है और उसके बाद सीने का या हार्ट का सीटी स्कैन किया जाता है और उस तरह से उसमें हार्ट की नसों का स्टडी या अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे एंजियोग्राफी के इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि कब आपके डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी का टेस्ट एडवाइस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन इंडिकेशन, जब भी आपके डॉक्टर को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो कि आपके हार्ट के नस में ब्लॉकेज हो सकता है। ऐसा उन्हें कब सस्पिशन होता है? पहला, अगर आपको इस तरह का सीने में दर्द है जो कि हार्ट के पेन का बहुत ही टिपिकल तरह का हार्ट का पेन आपको हो रहा है तो। दूसरा, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो। तीसरा, अगर आपकी हार्ट से रिलेटेड टेस्ट जैसे कि 2D एको में हार्ट को डैमेज नज़र आ रहा हो, या फिर आपकी दूसरी हार्ट से रिलेटेड टेस्ट जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट या जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव हो, तो इन सभी बातों में आपके हार्ट के नस में ब्लॉकेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे वक्त आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंजियोग्राफी एडवाइस करेंगे। दूसरा कारण होता है, अगर आपका कोई ओपन हार्ट ऑपरेशन होने वाला हो किसी दूसरे कारण से, जैसे कि कोई वाल्व का प्रॉब्लम है या हार्ट के अंदर कोई होल है, इसके लिए अगर आपका ओपन हार्ट ऑपरेशन होना हो तो इसके पहले भी एंजियोग्राफी किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि ओपन हार्ट ऑपरेशन, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक मेजर ऑपरेशन है। इसमें चेस्ट को ओपन किया जाता है। तो अगर एंजियोग्राफी चेक करके ये पता चलता है कि इसमें हार्ट के नस में ब्लॉकेज भी है, तो उस वाल्व के प्रॉब्लम या होल के प्रॉब्लम के साथ साथ इस ब्लॉकेज के प्रॉब्लम को भी बाईपास ऑपरेशन के माध्यम से करेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा कारण एंजियोग्राफी का, जो कि रिलेटिवली अनकॉमन रीज़न है, उसमें जब भी आपके हार्ट के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट को ये स्टडी करना है कि आपके हार्ट के नसों की बनावट में या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम या एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, ऐसे वक्त भी आपको एंजियोग्राफी का टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि इस प्रोसीजर में एग्जैक्टली होता क्या है। तो करोनरी कैथेटर एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में सबसे पहले जिस जगह से एंजियोग्राफी की जा रही हो, आपके कलाई की नस से या आपकी कमर की नस से, इस जगह पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है ताकि आगे के प्रोसीजर में आपको दर्द महसूस ना हो। इसके बाद इस जगह से एक बहुत ही पतली ट्यूब, जिसे कि हम कैथेटर कहते हैं, इसको इस नस के माध्यम से हार्ट की नस तक पहुंचाया जाता है। जब एक बार ये नली या ये ट्यूब हार्ट की नस तक पहुंच जाए तो इसके बाहरी हिस्से से एक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं।
एक्सरे में हमारे हार्ट में बहता हुआ ब्लड या हार्ट की नसें नज़र नहीं आती है, इसलिए इस कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमें हार्ट की नसें नज़र आए। एक बार ये कॉन्ट्रास्ट आपकी हार्ट की नसों में पहुंच जाए और वहाँ पर बहना शुरू करे, तब हमारे चेस्ट का इमेजिंग किया जाता है, जो कि ये एक्सरे के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक्सरे के फ़ोटो नहीं बल्कि एक्सरे वीडियो शूटिंग की तरह किया जाता है, और फिर इस तरह का एक्सरे वीडियो शूटिंग हमारे शरीर के अलग अलग एंगल से हार्ट को देखता है और हार्ट की नसों को देखता है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। लेफ़्ट से, सामने से, राइट से, हर एंगल से हार्ट की नसों को जांच किया जाता है। इस टेस्ट में लगभग 10 से 15 मिनट ऑन एन एवरेज लगता है। कभी कभी इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है अगर किसी की हाथ की नसों में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हाथ की नस टेढ़ी हो, या हार्ट की या हृदय की जो नसें हैं अगर वो टेढ़ी हो और उनका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल ना हो, तो ऐसे केसेस में एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में आधे से पौना घंटा या 1 घंटा तक भी लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस एंजियोग्राफी के पूरे प्रोसीजर के दौरान आपको क्या अनुभव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंजियोग्राफी के पहले क्या होगा। जैसे ही आपके डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहेंगे। ये ब्लड टेस्ट एंजियोग्राफी के टेस्ट के फिटनेस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आजकल एंजियोग्राफी के प्रोसीजर के पहले कोविड का टेस्ट भी करना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ बंद करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स होते हैं जैसे एसेट्रॉम, वारफेरिन, इस तरह के बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स होते हैं, इसको बंद करने के लिए आपके डॉक्टर आपको कह सकते हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी के 3 से 4 घंटा पहले से आपको भूखा पेट रहने के लिए भी आपके डॉक्टर कहेंगे। सिर्फ भूखा पेट ही नहीं, आपको पानी या लिक्विड भी कुछ लेने का नहीं रहता। इसे NBM या नील बाय माउथ कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोग्राफी के प्रोसीजर के दौरान आपको क्या अनुभव हो सकते हैं। तो इसमें जो आपकी लोकल जगह है जहाँ से एंजियोग्राफी की जाती है, हाथों से या पैरों से, वहाँ हल्का आपको दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें उस जगह पर लोकल एनेस्थीसिया ऑलरेडी दिया जाता है। इसके बाद उस जगह पर या उस नस में कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि आपको हाथों में ज़रा गर्माहट महसूस हो सकती है। इसके बाद जब एंजियोग्राफी का प्रोसीजर हो जाता है तो हाथों पर एक टाइट बैंडेज बांधा जाता है, तो जिस वजह से आपको कलाई में या कमर में वो टाइटनेस ज़रा महसूस होगा। एंजियोग्राफी का प्रोसीजर ख़त्म हो जाने के बाद यूजुअली आपको जैसे ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो करीब 15 से 20 मिनट या आधा पौना घंटा में आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि आप आपका खाना पीना शुरू कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एंजियोग्राफी में एक्चुअली दिखता क्या है, क्या देखते हैं डॉक्टर, और वो जो इमेजेस लेते हैं उसमें क्या होता है। तो जैसा कि आप मेरे राइट साइड वाले इस फिगर में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें हमें हार्ट की नसें नज़र आ रही हैं। हार्ट की नसों में हार्ट के दाईं तरफ एक नस होती है जिसको राइट करोनरी आर्टरी कहते हैं, और लेफ़्ट साइड में एक मेन बड़ी नस होती है जिसे लेफ़्ट मेन करोनरी आर्टरी कहते हैं, और उसकी 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं। एक जिसका कि नाम लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या LAD होता है, और दूसरा जो होता है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जिसे कि हम LCX इस शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं। तो ये सारी नसें इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसमें बेसिकली देखा ये जाता है कि हार्ट की किसी नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। जैसे कि आप अभी इस इमेज में देख पा रहे हो, एक साइड में नॉर्मल नस है जिसमें ब्लड का फ्लो बिल्कुल अच्छा हो रहा है, और ब्लड जिस नस से बह रहा है वो नस का साइज़ भी नॉर्मल है। उसके बाजू में आप देख सकते हो जो एक ब्लॉकेज वाली नस दिखाई गई है। इसमें जो ब्लॉकेज वाला हिस्सा है वो ज़रा नैरो या संकरा हो गया है। ये ऐसा क्यों नज़र आता है? जैसे कि आप इमेजिन करिए कि ये एक ब्लड वेसल है। अगर इसके अंदर ब्लॉकेज बन रहा हो, यानी कि इसकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा हो या उसमें ब्लड क्लॉट तैयार हो रहा हो, तो इस नस के बहने की जो जगह है, खून बहने की जो जगह है, ये छोटी छोटी होने लगेगी, और ये छोटी छोटी होते हुए इसके बीच का आप जैसे देख सकते हैं एक बहुत ही जो रास्ता है वो नैरो हो गया है, संकरा हो गया है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा, ये जो नैरो पना है या ये जो नैरोनेस है इस नस की वो और बढ़ती जाएगी,
खून बहने का जो रास्ता है वो और संकरा होता जाएगा और फाइनली ये टोटली बंद हो सकता है। तो इसीलिए ब्लॉकेज होने पर नस का वो हिस्सा ज़रा नैरो नज़र आता है या ज़रा संकरा नज़र आता है, और जब पूरी तरह से ये नस टोटली बंद हो जाए तब तो आगे कोई ब्लड फ्लो होता ही नहीं है। तो नस आपको सिर्फ उस लेवल तक ही नज़र आती है, जैसा कि आप इस वीडियो में 100% ब्लॉक जहाँ लिखा है वहाँ देख सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है एंजियोग्राफी की सेफ्टी। ये प्रोसीजर कितना सेफ़ है? तो मैं आपको बता दूं, आजकल टेक्निकल एडवांसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एंजियोग्राफी का प्रोसीजर एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर बन गया है, और इसलिए इसके लिए अस्पताल में 24 घंटा एडमिट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ घंटे ही अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, जिसमें कि जो प्रोसीजर है वो तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही चलता है। तो एंजियोग्राफी काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर हो गया है। बहुत लोगों से मैंने सुना है, उनको इस बात का डर है कि ये जो नली डालते हैं उससे हाथ की जो नस है उसको कुछ डैमेज हो सकता है क्या, जो तार डालते हैं उससे हाथों की नस फट सकती है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें आपने जहाँ से भी सुनी होगी ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये नली या ये वायर जो इस्तेमाल किए जाते हैं एंजियोग्राफी के दौरान, ये बड़े ही साइंटिफिकली डिज़ाइंड होते हैं। इनका जो टिप होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें जो कैथेटर या ट्यूब यूज़ की जाती है, इसका जो टिप होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जब ये हाथों की नस से गुज़रता हुआ दिल की नस तक पहुंचता है तो इससे हाथों की नस को कोई डैमेज हो जाए, ऐसा होना बिल्कुल ना के बराबर वाली बात है। उसके अलावा ताकि ये कैथेटर बिल्कुल सही दिशा ले और हार्ट की नस तक पहुँचे, इसको एक छोटे वायर के माध्यम से हार्ट की नस तक पहुँचाया जाता है, और ये वायर का जो टिप होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। सिर्फ टिप सॉफ्ट ही नहीं होता है, बल्कि वो अपने हाथों की नस में सीधा सीधा नहीं जाता है, बल्कि इसका टिप इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। तो आप सोच सकते हैं, एक टिप जो काफ़ी सॉफ्ट है, उसके अलावा अगर ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस तरह से बिल्कुल कर्व है इसके टिप पर, तो वो हाथ की नस को कैसे डैमेज कर सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हाथों की नस को कुछ डैमेज हो जाएगा एंजियोग्राफी की प्रोसीजर से, इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे देश में हर साल नहीं बल्कि हर महीने लाखों की तादाद में एंजियोग्राफी होते हैं। अगर ये प्रोसीजर इतना ही कॉम्प्लिकेशन वाला होता तो इतनी तादाद में एंजियोग्राफी बिल्कुल नहीं हुई होती, ये प्रोसीजर कब का बैन हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसलिए ये जो डर है या ये जो बातें हैं, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से, आपके जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। और आखिरी में मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सीटी करोनरी एंजियोग्राफी अच्छा है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये कैथेटर करोनरी एंजियोग्राफी बेहतर है। तो एक्चुअली बेहतर क्या है? तो एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर है ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रोसीजर की, चाहे वो करोनरी कैथेटर एंजियोग्राफी हो, चाहे वो सीटी करोनरी एंजियोग्राफी हो, हर प्रोसीजर का अपना इंडिकेशन होता है, अपनी ज़रूरत होती है और अपनी एक सही जगह होती है। अगर आपके केस में कैथेटर एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है तो आपने ज़रूर वही करवाना चाहिए। अगर आपके केस में सीटी करोनरी एंजियोग्राफी करना बेहतर है तो आपने वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसीजर बेहतर है और दूसरा प्रोसीजर ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके डॉक्टर से बात करिए, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करिए। अगर वो आपको कैथेटर एंजियोग्राफी बोलते हैं तो वो करिए, अगर आपको सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं तो वो करिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो कुछ भी जानकारी मैंने आपको दी है आज एंजियोग्राफी के बारे में, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके साथ शेयर करिए ताकि इस जानकारी से उनको भी फ़ायदा मिले। तो आज के लिए फर्स्ट हार्ट की तरफ से हार्ट ज्ञान में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए हार्ट ज्ञान की तरफ से आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट, और अगले वीडियो तक बाय बाय।